नमस्कार बच्चों, मैं तुषार गुप्ता कोचिंग क्लासेस के द्वारा चलाई गई इस ऑनलाइन संस्थान 9 to 12 अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं यही उम्मीद करता हूं बच्चों आप सभी लोग जहां भी होंगे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो चलिए बच्चों, सभी लोग लाइव आ जाइए, सभी लोग कनेक्ट हो जाइए जिससे मैं इस सेशन की शुरुआत कर सकूँ। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोगों ने पिछले प्लेलिस्ट में जो है धारा घनत्व के बारे में पढ़ा, ठीक है। धारा घनत्व और अनुगमन वेग में जो है रिलेशंस देखे, यानी उनके बीच में क्या संबंध है। आई होप आपको पिछले प्लेलिस्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी और मैंने पिछले क्लास में आप सभी को कुछ क्वेश्चंस बोले थे, ठीक है बच्चों, उसी टॉपिक से रिलेटेड जो है। तो कई बच्चों का जो है रिस्पांस भी आया, कई बच्चों ने सॉल्व किया क्वेश्चन को, व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड किया, जिसे देखकर मुझे बहुत ही खुशी हुई कि आप सभी लोग जो है मेहनत कर रहे हैं, आप सभी लोग लगे हुए हैं। तो बच्चों, ऐसे ही मेहनत करते रहिए, ऐसे ही जो है आप सभी लोग एक्टिव रहिए। चलिए आप आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे आज की क्लास में जो आप सभी को पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, आप सभी को विद्युत चालन और ओम के नियम के 6 पार्ट को देखना है, ठीक है बच्चों। जिसके अंतर्गत आज आप सभी लोग ये पढ़ेंगे कि जो अनुगमन वेग है वो विद्युत क्षेत्र पर किस प्रकार जो है डिपेंड होता है, यानी जो अनुगमन वेग है वो विद्युत क्षेत्र पर किस प्रकार निर्भर करता है। आज हम इस प्लेलिस्ट में इस बात को समझेंगे। तो चलिए सभी लोग जो है लाइव आ जाइए, सभी लोग कनेक्ट हो जाइए और हम टॉपिक को शुरुआत करते हैं। आई होप आप सभी लोग जो है कॉपी कलम लेकर बैठे होंगे। तो चलिए सभी लोग हेडिंग लगाइएगा बच्चों, जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं सभी लोग हेडिंग लगाइएगा, लिखिएगा बच्चों, जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं इस समय सभी लोग हेडिंग लगाइएगा। अनुगमन वेग की विद्युत क्षेत्र पर निर्भरता, अनुगमन वेग की विद्युत क्षेत्र पर निर्भरता, या आप इंग्लिश में इसको लिख सकते हैं डिपेंडेंस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस पर बच्चों? ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। डिपेंडेंस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप आप सभी लोगों ने हेडिंग लगा लिया होगा। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे समझते हैं कि इसके अंतर्गत अनुगमन वेग किस प्रकार विद्युत क्षेत्र पर निर्भर करता है, यानी किस प्रकार जो है ये डिपेंड करता है विद्युत क्षेत्र के ऊपर। और आप सभी को पता भी होगा कि अनुगमन वेग क्या होता है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, आपने पिछले जो है प्लेलिस्ट में पढ़ा भी है। चलिए आप लोग कंसंट्रेट होकर इसको समझिए और आपके आज जो है आपको इस प्लेलिस्ट में केवल समझना है, बाकी जो भी चीज़ें मैं समझाऊंगा उसका नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दिया जाएगा सभी बच्चों को। तो सभी लोग जो है केवल इस प्लेलिस्ट में ध्यानपूर्वक सभी लोग इस चीज़ को समझें कि किस प्रकार अनुगमन वेग विद्युत क्षेत्र पर निर्भर करता है। चलिए बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जैसे आप सभी को पता होगा कि मान लिया जाए कोई कंडक्टर है, ध्यान दीजिएगा बच्चों सभी लोग, यहाँ पे मान लिया जाए कोई कंडक्टर है। यदि मैं इस कंडक्टर को किसी बैटरी से कनेक्ट कर देता हूँ, ध्यान दीजिएगा, यदि मैं इस कंडक्टर को किसी बैटरी से कनेक्ट कर देता हूँ, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है बच्चों, कंडक्टर में या किसी मेटल्स में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है, यानी वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाता है, स्थापित हो जाता है, जिसकी वजह से इनमें उपस्थित जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन है बच्चों उन पर एक फोर्स काम करने लगता है, ठीक। और उस फोर्स की वजह से ये वैद्युत क्षेत्र के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी विपरीत दिशा में, ठीक है, ये क्या करने लगते हैं, मोशन करने लगते हैं। तो जो है जब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है विपरीत दिशा में मोशन करते हैं तो एक सूक्ष्म और नियत वेग से मोशन करते हैं। कहने का मतलब ये है कि बहुत ही कम, ठीक है, और कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या करते हैं, ये मोशन करते हैं। और मैंने पिछले प्लेलिस्ट में जो है बताया भी था आप लोगों को कि ये जो नियत वेग होता है बच्चों उसे क्या कहा जाता है, अनुगमन वेग कहा जाता है, ठीक। तो आप सभी को इतनी जानकारी होगी जो है। चलिए देखते हैं कि ये जो अनुगमन वेग है, ये अनुगमन वेग इस बैटरी के लगाने से इसमें सेटअप हुए इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र पर किस प्रकार जो है निर्भर करता है, यानी किस प्रकार इस पर डिपेंड होता है। आज के प्लेलिस्ट में हमें यही देखना है कि जो अनुगमन वेग है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वो किस प्रकार वैद्युत क्षेत्र पर निर्भर करता है, यानी इनके बीच किस प्रकार वो अपने संबंध को स्थापित करता है, यानी किस प्रकार इन पर डिपेंड होता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आप सभी लोगों ने 11th क्लास में, जितने भी बच्चे यहाँ पे लाइव देख रहे हैं सबको पता होना चाहिए कि आप सभी लोगों ने 11th क्लास में जो है
मोशन से रिलेटेड जो है न्यूटन के द्वारा बनाए गए 3 इक्वेशन के बारे में पढ़ा होगा, और न्यूटन ने मोशन से रिलेटेड जो है 3 लॉ भी दिए थे। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो भी आप 12th में चीज़ें पढ़ते हैं, जो भी आगे आप पढ़ेंगे जो है, वो सारी चीज़ें 11th से रिलेटेड होती हैं, क्योंकि 11th में आपका बेसिक तैयार करवाया जाता है। यानी जिस तरीके से सिलेबस को बांटा गया बच्चों, 11th में जो है 12th की सारी बेसिक चीज़ें होती हैं। अगर 11th आपका तैयार है तो आपको 12th में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, यानी सारी चीज़ें रिलेटेड होती हैं। तो आप बीच बीच में 11th का यदि आप लोग नोट्स बनाए हैं तो उसको ज़रूर रिवाइज किया कीजिए, जिससे आपको आगे कोई दिक्कत ना हो आगे टॉपिक समझने में। तो बच्चों, आप लोगों को पता होना चाहिए कि गति का प्रथम समीकरण क्या होता है, यानी जो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, सबको पता होना चाहिए। जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो v इक्वल टू यू प्लस ए टी है। ठीक है, ये सबको पता होना चाहिए, सबको जानकारी इसके बारे में होनी चाहिए। जहाँ पे भी क्या है बच्चों, फाइनल वेलोसिटी है, यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, ए क्या है, एक्सीलरेशन है। ठीक है बच्चों, टाइम है। ठीक है, कहने का मतलब जो भी है वो अंतिम वेग है, यू क्या है, प्रारंभिक वेग है, और स्मॉल ए क्या है, त्वरण है, और जो टी है बच्चों वो क्या है, समय। इस इक्वेशन को इसीलिए लिया जा रहा है जिससे मैं इस प्रोसेस को, यानी इस जो है निर्भरता को आगे बढ़ा सकूं, आप लोगों को बता सकूं कि किस प्रकार अनुगमन वेग विद्युत क्षेत्र पर क्या करता है, निर्भर करता है। चलिए सभी लोग ध्यान दीजिएगा। अब जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि किसी कंडक्टर में यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन चल रहा है, ठीक है, वो मोशन है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है, तो वहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन जो है शुरू में ही सूक्ष्म वेग को प्राप्त कर लेता है, यानी कहने का मतलब ये है, क्या जो मुक्त इलेक्ट्रॉन जब एक किसी निश्चित दिशा में चलना प्रारंभ करता है तो क्या शुरुआत में ही वो अपने अनुगमन वेग को प्राप्त कर लेता है? ऐसा नहीं है बच्चों। कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जब किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलता है बैटरी को कनेक्ट करने पर, तो उस समय मुक्त इलेक्ट्रॉन का जो इनिशियल वेलोसिटी है यानी यू जो है वो बच्चों क्या रहता है, प्रारंभिक वेग 0 रहता है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे वो चलना प्रारंभ करता है, एक सूक्ष्म नियत वेग से चलता है, वैसे ही क्या हो जाता है, वो अपने फाइनल वेलोसिटी को क्या कर लेता है, गेन कर लेता है। कहने का मतलब उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो क्या हो जाती है बच्चों, वो उसका अनुगमन वेग हो जाता है। यानी हम u इक्वल टू 0 पुट करेंगे, v इक्वल टू यानी फाइनल वेलोसिटी, अनुगमन वेग यानी vd पुट करेंगे। ठीक है, और आपको पता है दो क्रमागत टक्करों के बीच, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन दूरी तय कर रहा है तो दूरी तय करने में जितना टाइम लगता है उसे हम इस चैप्टर में किस नाम से जानते हैं, रिलैक्सेशन टाइम, जिसको कहा जाता है श्रांति काल, और इसे हम टॉर्क के द्वारा डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हम टाइम t बराबर क्या पुट करेंगे, टॉर्क यानी टॉ पुट करेंगे। ठीक है बच्चों, आइए ये सारी वैल्यू जो है हम जो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट करते हैं, यानी v बराबर यू प्लस ए टी में रख कर देखते हैं। चलिए बच्चों, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैंने क्या लिखा इक्वेशन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, चलिए यहाँ पे पुट कर देते हैं। v हमने क्या माना था, अनुगमन वेग vd माना था, तो यहाँ लिख सकते हैं vd, ठीक, इक्वल टू प्रारंभिक वेग यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, तो हमने 0 पुट कर दिया, प्लस एक्सीलरेशन ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इंटू टी के प्लेस पे हमने क्या माना था, श्रांति काल यानी रिलैक्सेशन टाइम यानी टॉ माना था। ठीक, तो हमें क्या मिला बच्चों, वी डी इक्वल टू ए इंटू टॉ। ठीक है, यानी टॉर्क जिसको बोला जाता है, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। आप लोग माइंड में यही रखकर चलिए, यही रखकर जो है समझिए कि हमें अनुगमन वेग और वैद्युत क्षेत्र पर जो है निर्भरता को ज्ञात करना, यानी अनुगमन वेग किस प्रकार डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड पर। ठीक है, तो उसी हिसाब से रिलेशंस को आगे बढ़ाया जाए। चलिए बच्चों, इसके आगे देखते हैं। तो हमें इक्वेशन फर्स्ट क्या मिला, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, हमें इक्वेशन फर्स्ट मिला अनुगमन वेग वी डी इक्वल टू एक्सीलरेशन ए इंटू टॉर्क। ठीक है, ये हमें इक्वेशन फर्स्ट मिला। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। चलिए इसके आगे देखते हैं। तो बच्चों, अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं कि जितने भी इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहे हैं, ठीक है, वो किसकी वजह से कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होने की वजह से उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों पे क्या होता है, एक फोर्स वर्क करने लगता है, यानी एक बल कार्य करने लगता है। ठीक है, और वो बल किस दिशा में काम करता है, वो बल वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य करता है। ठीक है, तो देख लेते हैं वो बल की वैल्यू कितनी, उसका मान कितना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सभी लोग। तो जो अगर जो है प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित जो आवेश है, यदि हम मान लें कि आवेश कितना है, ई है, जिसे एलिमेंट्री चार्ज कहा जाता है या फिर मूल आवेश बोला जाता है। इसके बारे में मैंने पिछले प्लेलिस्ट में बताया भी आप लोगों को।
तो प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स काम करता है इलेक्ट्रिक फील्ड की आने की वजह से, तो वो वैल्यू कितना होता है, F इक्वल टू माइनस ई इंटू कैपिटल ई। ठीक है, तो जो लगने वाला बल है बच्चों, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन करने लगता है, उस बल का मान कितना होता है आप लोग जानते रहिए, F इक्वल टू माइनस ई इंटू कैपिटल ई। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे कन्फ्यूजन हुआ होगा कि सर ने कैसे लिख दिया। तो बच्चों आप सभी लोग अगर पहला दूसरा चैप्टर पढ़े हैं जहाँ पे आपको वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ाया गया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ाया गया, तो वहाँ पर आप सभी लोगों ने वैद्युत क्षेत्र के टॉपिक में एक फार्मूला देखा होगा, E इक्वल टू एफ अपान क्यू। ठीक है, यहीं से इस फार्मूले को बनाया गया, यानी अगर आप यहाँ से एफ का मान निकालेंगे तो एफ बराबर क्या आएगा, क्यू इंटू ई आएगा, जहाँ क्यू क्या था बच्चों, चार्ज था, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं, तीव्रता। ठीक, तो यहीं से निकाला गया, कोई नया सूत्र नहीं है। तो अगर प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर, प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित जो आवेश है यानी मूल आवेश है, यदि वो स्मॉल ई है, तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला जो फोर्स है, वैद्युत क्षेत्र की वजह से लगने वाला जो फोर्स है, F इक्वल टू कितना है, माइनस ई इंटू कैपिटल ई। अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि ये माइनस कहाँ से आ गया। ठीक है, माइनस बच्चों हमें इस बात की जानकारी देती है कि जो बल लग रहा है वो बल की जो दिशा है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ऐसा तो है नहीं कि सेम डायरेक्शन में लग रहा है। तो इस माइनस साइन या नेगेटिव साइन के आने का बस जो है इतना मतलब है कि हमें यह जानकारी देता है कि जो लगने वाला फोर्स है इलेक्ट्रॉनों पर, उसका जो डायरेक्शन है वो सदैव क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत होता है। ठीक, तो आई होप यहाँ तक आप सभी लोगों को क्लियर हुआ होगा। चलिए इसके आगे देखते हैं, फिर से लिख दे रहा हूँ सारी चीज़ें। मैंने लिखा इक्वेशन फर्स्ट, वी डी इक्वल टू ए इंटू टॉर्क, ये क्वेश्चन फर्स्ट मिला। और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला जो फोर्स है यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जो लगने वाला फोर्स है, F इक्वल टू माइनस स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई, जहाँ स्मॉल ई क्या है, एलिमेंट्री चार्ज है, कैपिटल ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। चलिए इसके आगे देखते हैं। बच्चों आपको मैं बता दूं कि आप लोगों ने 11th चैप्टर में जो है लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था। ठीक है, यानी गति के कुछ नियम पढ़े थे जिसे न्यूटन ने दिया था। तो आप लोगों को पता है कि न्यूटन ने 3 नियम दिए थे। ठीक है, प्रथम नियम जो था वो था जो है लॉ ऑफ इनर्शिया, जिसे जड़त्व का नियम कहा जाता है। सेकंड नियम बच्चों यानी सेकंड लॉ जो था वो था लॉ ऑफ फोर्स, जिसे बल का नियम कहा जाता है। और जो थर्ड लॉ था वो था लॉ ऑफ एक्शन टू रिएक्शन, यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक, तो हमें यहाँ पे जो काम लेना है वो लॉ ऑफ फोर्स यानी सेकंड लॉ का काम लेना है, बल के नियम को यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, तो आपने अगर बल का नियम पढ़ा था तो वहाँ पे आप लोगों ने एक सूत्र को प्राप्त किया होगा, आप लोगों को याद होना चाहिए कि F इक्वल टू आपने प्राप्त किया था m इंटू ए। ठीक है, सभी को पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ फोर्स जब पढ़ाया गया होगा आपको 11th क्लास में, तो वहाँ पे सेकंड लॉ में यानी लॉ ऑफ फोर्स में आपको एक फार्मूला मिला होगा बच्चों बल के रूप में, कि बल बराबर यानी F इक्वल टू फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है, तो यहाँ से यदि मैं ए की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ए बराबर क्या आ जाएगा, ध्यान देना है बच्चों सभी लोग, ए इक्वल टू हम लिख सकते हैं F डिवाइड बाई एम। ठीक है, अब हमें करना क्या है, एबव इक्वेशन यानी इस इक्वेशन से जो F की वैल्यू है उस F की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देना है। आइए पुट कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा आप इसे भी लोग, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ इक्वेशन फर्स्ट को, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। मैंने इक्वेशन फर्स्ट क्या लिखा था, वी डी इक्वल टू एक्सीलरेशन इंटू टॉर्क। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट था। और हमें क्या मिला, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल माइनस ई इंटू कैपिटल ई। और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एक्सीलरेशन ए इक्वल टू एफ डिवाइड बाई एम। ठीक है, अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वैल्यू पुट करने पे ए इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, अगर एफ की वैल्यू माइनस ई इंटू कैपिटल ई है तो यदि यहाँ पे हम पुट करते हैं तो हमें मिलता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सभी लोग, माइनस ई इंटू कैपिटल ई डिवाइड बाई एम। ठीक है, आई होप आप लोग को यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तो एक्सीलरेशन बराबर हमें बच्चों क्या मिल गया, ए इक्वल टू माइनस ई इंटू कैपिटल ई डिवाइड बाई एम, जहाँ एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इस टॉपिक से रिलेटेड जो है इस चीज़ को बताया गया कि हम यहाँ पे क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, चलिए इस ए का मान जो है हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, देखते हैं क्या हमें प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, वी डी इक्वल टू हमें प्राप्त है एक्सीलरेशन इंटू टॉर्क, जो कि इक्वेशन फर्स्ट था। ठीक है, और यदि हम वैल्यू को पुट करते हैं, यहाँ पे ए की वैल्यू को पुट करते हैं तो हमें ए की वैल्यू क्या मिले थे, स्मॉल ई कैपिटल ई डिवाइड बाई
एम। ठीक है, इस वैल्यू को हम इक्वेशन पुट जो है फर्स्ट में यदि पुट करते हैं तो देखते हैं जो क्या मिलता है। आइए बच्चों ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सभी लोग, वी डी बराबर हमें जो प्राप्त हुआ वो मिला स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई, ठीक है, डिवाइड बाई यम इंटू टाउ। ठीक है, आइए इस इक्वेशन को हम फिर से नोट कर रहे हैं। अगर यहाँ पे हम वैल्यू को पुट कर रहे हैं, ए का मान हम यहाँ पर लिख रहे हैं, तो वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने पर क्या मिला हमको, स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई डिवाइड बाई एम इंटू टार्क। ठीक है, तो बस बच्चों यहाँ पे रिलेशन हमें पता चल गया। क्या कह सकते हैं कि अनुगमन वेग किस प्रकार जो है वैद्युत क्षेत्र पर डिपेंड करता है, वो हमें जानकारी हो गई। देखिए बच्चों, वी डी बराबर जो मिला हमें वो ये मिला स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई डिवाइड बाई एम इंटू टॉर्क। ठीक है, चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सभी लोग। तो यहाँ पे हमें कौन कौन सी राशियाँ मिली देख लेते हैं, हमें क्या क्वांटिटी मिली है। यहाँ पे हमें वी डी इक्वल टू जो मिला, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मिला, सॉरी जो है एलिमेंट्री चार्ज मिला, ठीक है, जो कि प्रत्येक जो है इलेक्ट्रॉनों पर उपस्थित होता है। यम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। टाउ क्या है, श्रांतिकाल यानी रिलैक्सेशन टाइम है। ठीक है, और ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है, सारी बात यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए हो रही है तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के केस में आप लोगों को पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन पर यानी ई यानी जो एलिमेंट्री चार्ज है, ठीक है, वो सभी जो है कितने होते हैं, सबकी वैल्यू कितनी होती है, जितने भी चार्ज पाए जाते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन पर आपको पता होना चाहिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो क्या बच्चों ये किसी भी कंडीशन में चेंज होने वाला है? कहने का मतलब ये है कि इस पर जो भी चार्ज उपस्थित है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर जो भी चार्ज उपस्थित होते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, क्या ये किसी कंडीशन में चेंज होने वाला है? नहीं बच्चों। ठीक है, यम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बच्चों, आपको पता होना चाहिए 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है, तो ये भी किसी भी कंडीशन में चेंज होने वाला नहीं है। तो क्या है बच्चों, श्रांतिकाल है यानी रिलैक्सेशन टाइम है। और रिलैक्सेशन टाइम मैंने पिछले जो है प्लेलिस्ट में आपको बताया भी था कि दो क्रमागत टक्करों के बीच जो लगा हुआ समय है वो लगभग 10⁻⁻14 सेकंड है। ठीक है, तो मेरे ये सारे जो है सारी वैल्यू बताने का मतलब ये है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ई को छोड़कर यानी वैद्युत क्षेत्र को छोड़कर सारी चीज़ें क्या हैं, फिक्स हैं यानी कांस्टेंट है यानी नियत है। तो यहाँ से हम ये बता सकते हैं या इस फार्मूले से, इस एबव फार्मूले से हम ये बता सकते हैं बच्चों कि जो अनुगमन वेग है, अगर सारी चीज़ें कांस्टेंट है, इस फार्मूले में ध्यान दीजिएगा, अगर सारी चीज़ें कांस्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड को छोड़कर, तो हम ये बता सकते हैं कि जो वी डी है वो देखने से ही स्पष्ट है कि जो ई है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, हाँ, इस प्रोपोर्शनल को जब हटाया जाता है यानी इसे जब रिप्लेस किया जाता है तो इक्वलिटी का साइन आता है और उसके साथ क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है। तो मान लीजिए कि इक्वलिटी का साइन ये है और जो कांस्टेंट है बच्चों ये सभी क्वांटिटी है यानी ये सभी राशि हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि जो अनुगमन वेग है वो वैद्युत क्षेत्र के क्या होता है, समानुपाती होता है यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो ये माइनस साइन आया है, ठीक है, इसके पहले जो है एफ के फार्मूले में आया था यानी फोर्स के फार्मूले में आया था माइनस साइन जो है, और यहाँ पे भी आया है अनुगमन वेग में। तो यहाँ पर इस माइनस साइन का यानी इस नेगेटिव साइन का क्या मतलब है, तो सिंपल सा मतलब ये बच्चों कि नेगेटिव साइन हमें यह बताना चाहता है कि जो अनुगमन वेग है उसकी जो दिशा है वो वैद्युत क्षेत्र के क्या है, विपरीत होती है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। जाहिर सी बात है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो जो अनुगमन वेग है यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसका भी जो डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो आप लोग जानते रहिएगा, इस फार्मूले में जो ये नेगेटिव साइन आया हुआ है इसका मतलब क्या है कि जो अनुगमन वेग है बच्चों उसकी दिशा वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होती है। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। और इस सूत्र से हमें क्या जानकारी मिला कि जो अनुगमन वेग है वो वैद्युत क्षेत्र पर क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र के क्या होता है, समानुपाती होता है या फिर अनुक्रमानुपाती होता है। तो हमने इस टॉपिक में हमें यही पढ़ना था कि अनुगमन वेग जो है वैद्युत क्षेत्र पर किस प्रकार निर्भर करता है। तो जानते रहिए बच्चों, यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज करते हैं यानी बढ़ाते हैं तो साथ ही साथ क्या होता है, अनुगमन वेग भी बढ़ता है। ठीक है, सेम अमाउंट से यानी समान अनुपात से बढ़ता है। किस लिए, क्योंकि ये
डायरेक्टली क्या है, प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अगर हम इसको 2 गुना बढ़ाएंगे बच्चों तो ये भी 2 गुना बढ़ेगा, यदि हम इसे 3 गुना बढ़ाते हैं तो ये भी क्या होता है, 3 गुना बढ़ता है। आई होप यहाँ तक आप सभी लोगों को क्लियर हुआ होगा। और बच्चों और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो अनुगमन वेग यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये वैद्युत क्षेत्र के अलावा भी कुछ राशियों पर डिपेंड करता है। आइए उसे भी देख लेते हैं, बस ज़्यादा नहीं, 2-3 लाइन और है बच्चों, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सभी लोग। आप लोगों को पिछले प्लेलिस्ट में बताया गया था कि यदि कोई कंडक्टर है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यदि कोई कंडक्टर है और उस कंडक्टर की लंबाई जो है स्मॉल एल है और इसे किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है, जिसकी वजह से इस कंडक्टर के भीतर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है, यानी वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। और मैंने ये भी आप लोगों को बताया था कि इस चालक के भीतर प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का वैल्यू कितना है, आप सभी को पता होना चाहिए, इक्वल टू V/L। ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए कि इस जो है चालक के भीतर प्रत्येक बिंदु पर, ठीक है, जो वैद्युत क्षेत्र का मान है यानी जो इसकी वैल्यू है वो V/, क्या है, L है। तो हमें जो इक्वेशन मिला था, ठीक है, जो हमें यहाँ पे इक्वेशन मिला था बच्चों, इक्वेशन क्या मिला था, अनुगमन वेग Vd इक्वल टू -E इंटू कैपिटल E डिवाइड बाई M इंटू टाउ। ठीक है, ये हमें मेन इक्वेशन मिला था, जहाँ से हमें ये देखा कि अनुगमन वेग वैद्युत क्षेत्र पर क्या है, वैद्युत क्षेत्र के क्या है, समानुपाती है या किस प्रकार निर्भर है। और हमने भी क्या बताया कि चालक के भीतर प्रत्येक बिंदु पर जो E का वैल्यू है वो क्या है, V/L, जहाँ पे V क्या है बच्चों, अप्लाई वोल्टेज है यानी आरोपित वोल्टता है, और L क्या है, चालक की लंबाई है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है कि हम इस फार्मूले से इस E को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि जो अनुगमन वेग है वो वैद्युत क्षेत्र के अलावा किन किन राशियों पे और डिपेंड करता है। तो चलिए आइए इसको पुट कर देते हैं इसमें। तो मिलेगा क्या बच्चों, Vd बराबर -E, अगर E के प्लेस पे V/L लिखेंगे तो हो जाएगा V/M इंटू L इंटू टाउ। ठीक है, तो हमें इस सूत्र से क्या मिल रहा है कि जो अनुगमन वेग है वो अप्लाई वोल्टेज, ठीक है, यानी आरोपित वोल्टता के क्या है, समानुपाती है, और चालक की लंबाई के क्या है बच्चों, व्युत क्रमानुपाती है। आइए देख लेते हैं इसको। इस सूत्र से हमें क्या मिला कि जो अनुगमन वेग है वो आरोपित वोल्टता के क्या है, समानुपाती है। ठीक है, और चालक की लंबाई के क्या है बच्चों, व्युत क्रमानुपाती है। ठीक, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यदि हम चालक की लंबाई को बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं अनुगमन वेग पे जो होने वाला परिवर्तन है वो कुछ इस प्रकार से होगा कि अनुगमन वेग क्या होगा, कुछ ना कुछ कम होगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप सभी लोगों को क्लियर हुआ होगा। और बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक बात और मैं आप लोगों को बता दूँ जानकारी के लिए आपके, कि आपने अभी जो सूत्र निकाला Vd बराबर -E इंटू टॉर्क इंटू डिवाइड बाई M इंटू V/L, क्या आप लोगों को इस फार्मूले में कहीं पर चालक का क्षेत्रफल दिख रहा है बच्चों, यानी कैपिटल ए आप लोगों को कहीं पे मिला या क्रॉस सेक्शनल एरिया मिला, नहीं मिला। तो इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ ये होता है, इसका मीन्स ये है कि जो अनुगमन वेग है, ठीक है, वो चालक के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, यानी उस पर किसी भी प्रकार से डिपेंड नहीं होता। आप लोग जानते रहिए कि चालक का जो क्षेत्रफल है या कह सकते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया है, उस पर किसी भी प्रकार से ये क्या करता है, निर्भर नहीं करता अनुगमन वेग। तो आई होप आपको इस प्लेलिस्ट में जो भी चीज़ें बताई गई वो क्लियर हुई होंगी। चलिए बच्चों, आप आज की क्लास में बस इतना ही। आप सभी लोग मेहनत करते रहिए, लगे रहिए, ठीक है। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए आप लोग, मस्त रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।